हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस का टेस्ट नंबर 22 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इस टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, rajesh853204। यह भारत के विभिन्न गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वेरियस एग्ज़ामों के लिए लाभदायक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए इस टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बात, इससे पहले हमारे टेस्ट सीरीज जो चल रही है इसमें 21 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट कर दिया जाता है। कुछ समय बाद कॉफी उसी गिलास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट अपरिष्कृत सफेद, अपरिष्कृत का अर्थ है रफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चमकदार सफेद, ऑप्शन नंबर सी अपरिष्कृत काला, ऑप्शन नंबर डी चमकदार काला। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिष्कृत काला। देखो इसमें क्या होता है, एक अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक हो सकता है। हम लोग जानते हैं काला रंग क्या करता है, सबसे अधिक अवशोषक होता है, प्रकाश का अवशोषण करता है, तो उत्सर्जन भी वही सबसे अधिक करेगा, ठीक है। और किरचॉफ का अगर नियम आपने पढ़ा होगा तो किरचॉफ के नियम के अनुसार यह होता है। और इसमें काले और सफेद वस्तुओं को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करने में सक्षम है और इस प्रकार अंधेरे में काली वस्तु अत्यधिक चमकेगी। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी हो जाती है और 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 मिनट से कम, ऑप्शन नंबर बी ठीक 1 मिनट, ऑप्शन नंबर सी लगभग 1 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 1 मिनट से अधिक। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 मिनट से अधिक समय लगेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होगा कि न्यूटन का शीतलन का नियम है। यह जो कार्य हो रहा है यह न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार यह कार्य हो रहा है। ओके, और न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार क्या चीजें हैं? उसके नियम के अनुसार किसी वस्तु के में विकिरण द्वारा ऊष्माश्रय होने की दर उस वस्तु और तापमान के अंतर के बराबर होता है। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु का विकिरण द्वारा ऊष्माश्रय होने की दर उस वस्तु और तापमान के अंतर के बराबर होता है, इसलिए 1 मिनट से अधिक हो जाएगा। अगर दूसरी बात और देखें इसमें, तो विकिरण द्वारा किसी वस्तु के श्रय होने वाली ऊष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है कि वह वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है और वह पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का तापमान अधिक हो और वह शुष्क हो। ऑप्शन नंबर बी तापमान अधिक हो वह आर्द्र हो, ऑप्शन नंबर सी तापमान कम हो वह आर्द्र हो, ऑप्शन नंबर डी तापमान कम हो वह शुष्क हो। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमें तब अधिक पसीना आता है जब तापमान अधिक हो और आर्द्र मौसम हो, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे कहा है, जल का क्वथनांक क्या होता है? सदैव 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर बी वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी जिस बर्तन में जल भरा होता है उसके पदार्थ पर निर्भर करता है।
ऑप्शन नंबर डी अपेक्षित आर्द्रता पर निर्भर करता है। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है जल का क्वथनांक। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर प्रायः नहीं प्राप्त होते हैं क्योंकि सिग्नल की तीव्रता कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, एंटीना के सामर्थ्य कम होती है। ऑप्शन नंबर सी, वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की लंबाई के बराबर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति की लंबाई की चौथाई होनी चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। किसी भी समतल दर्पण द्वारा अगर अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, और जो घर में अत्यधिक लंबा व्यक्ति होता है वह आधा से थोड़ा अधिक होनी चाहिए, लंबाई की थोड़ा सा अधिक होनी चाहिए, तब उसमें आप प्रतिबिंब पूर्णतया देख पाओगे। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, समतल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण लगा होता है। ऑप्शन नंबर डी, बेलनाकार दर्पण लगा होता है। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण लगा होता है। और यह क्यों होता है? यह परावर्तक लेप में इसके पीछे जो होता है यह उभड़ा हुआ, आगे की ओर उभड़ा हुआ होता है, और इसके पीछे सोडियम परावर्तक लेप का भी उपयोग किया जाता है, और यही साइड मिरर या मोटर के वाहनों के साइड मिरर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोजन। ऑप्शन नंबर बी, मायोसिन। ऑप्शन नंबर सी, केसिन। ऑप्शन नंबर डी, रेनिन। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसिन। दूध का रंग उजला, प्रोटीन एवं पीला। दूध का रंग उजला, प्रोटीन एवं पीला कैरोटीन या केसिन प्रोटीन के कारण होता है। लैक्टोजन अगर की बात किया जाए, समझ में आई बात? केसिन के कारण क्या होगा, दूध का रंग उजला होगा। प्रोटीन एवं पीला, प्रोटीन जो है पीला, केसिन या कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, ओके। अगर लैक्टोजन की बात करें, यह छोटी आंत में स्रावित होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत में स्रावित होती है। यह लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोजन में परिवर्तित करता है। लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। केसिन की बात ही होगी, दूध में पाया जाने वाला केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा केसिन में बदलता है। दूध में जो केसिन पाया जाता है वह केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा केसिनेट में बदलता है। और रेनिन की अगर बात किया जाए तो रेनिन एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी के कारण दूध पचने में कठिनाई होती है। एडल्ट जो भी हैं, अगर रेनिन की कमी है रेनिन एंजाइम को, तो वह दूध पचाने में असक्षम होगा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर बी, कोलन। ऑप्शन नंबर सी, स्टमक। ऑप्शन नंबर डी, सीकम। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत। छोटी आंत में एमिनो एसिड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, और छोटी आंत से स्रावित एंजाइम इप्रेसिन प्रोटीन होता है, ठीक है, एरिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, ठीक है। फिर से एक बार, छोटी आंत में जो एंजाइम एरिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। और स्टोमिक की अगर बात करें आमाशय की, तो स्टोमिक से गैस्ट्रिक जूट या जिसे बोलते हैं जठर रस निकलता है, और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अर्थात HCl प्रोपेप्सिन म्यूसिन रेनिन स्रावित करता है, ठीक है, ये सब चीजें। और एक चीज और बच गया क्या, चलो हो गया, ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह। निष्क्रिय अंग मतलब जिसका अभी वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है, हमारे शरीर में है फिर भी उसका उपयोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए कृमि रूप से परिशिष्टिका, आलिक्रेनन, परवर्ध, रोम तथा काकलिया। ऑप्शन नंबर बी बुद्धिदंत, स्तन ग्रंथियां, पर्टेला तथा कॉक्सिओन। ऑप्शन नंबर सी निमेशक पटल, कृमि रूप परिशिष्टिका, कर्णपेशियां, कॉक्सी अस्थि। ऑप्शन नंबर डी रोम, कर्णपेशियां, पर्टेला, एटलस के शेर को। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निमेशक पटल, कृमि रूप परिशिष्टिका, कर्ण पेशियां, कॉक्सी अस्थि। ये क्या है, अवशेषीय अंग या इसको बोलते हैं निष्क्रिय अंग है। और वैसे निष्क्रिय या अवशेषीय अंग किसको बोलते हैं, वैसा अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है। ऐसे अंग को वेस्टिजल ऑर्गन्स कहते हैं, ठीक है, या अवशेषीय अंग या जो बोले हैं निष्क्रिय अंग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पुनरुद्भवन मिलता है ऑप्शन नंबर ए कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर बी खरगोश में, ऑप्शन नंबर सी मक्खी में, ऑप्शन नंबर डी प्लेनेरिया में। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? और एक बात, पुनरुद्भवन का क्या मतलब हुआ, रीजनरेशन करना। अब इसमें हम सब देखेंगे कि रीजनरेशन कौन सा जीव करता है, कॉकरोच, खरगोश, मक्खी या प्लेनेरिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन मिलता है देखने को, ओके। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाए जाने वाले पदार्थ, धातु कौन है, पदार्थ नहीं धातु कौन है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लेटिनम, ठीक है। और सोडियम का निष्कर्षण, अगर निष्कर्षण की बात करें, चूंकि स्वतंत्र रूप से इसमें कोई भी निष्कर्षण करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे विशुद्ध रूप से धातु माना जाता है प्लेटिनम को। जबकि सोडियम को अगर प्राप्त करना हो तो इसके लिए डाउन्स विधि अपनाया जाता है, ठीक है। धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। यह कपड़ा साफ करने के लिए कठोर जल को मृदु बनाने में उपयोग करता है, ओके। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोमाइसेटिन। क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोधी है, ऑप्शन नंबर बी पीराहार है, ऑप्शन नंबर सी प्रति अवसादक है, ऑप्शन नंबर डी प्रतिजीवानिक है। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिजीवानिक है। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इसका निर्माण सूक्ष्म जीवाणु, कवक इत्यादि के द्वारा किया जाता है। ये औषधियां अन्य जीवाणु को मारती है और उनके वृद्धि को रोकती है, ठीक है। जैसे हो गया टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन, स्पेट्रामाइसिन, क्लोरोमाइसेटिन, ये सब क्या है, प्रतिजीवानिक है, ठीक है।
और एंटीसेप्टिक की बात किया जाए तो यह क्या करता है, जीवाणु को नष्ट करता है, किंतु यह घाव को भरने में सहायक होता है। जैसे हो गया इथाइल आयोडाइड, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब क्या है, एंटीसेप्टिक होता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, हाइड्रोजन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ऑक्सीडेशन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की हानि होती है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ड्री साबुन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों को सोडियम लवणों का मिश्रण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, संश्लेषित सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवणों का मिश्रण, लवणों का मिश्रण। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की अगर बात किया जाए तो यह क्या होगा, NaCl, ठीक है, को साधारण लवण भी कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट। और NaCl को बर्फ मिलाकर हिम मिश्रण, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, बनाया जाता है। और समुद्री जल में कम घुलनशील ठोस का लगभग 75% NaCl होता है। डिहाइड्रेशन अगर हो गया, डिहाइड्रेशन के समय NaCl की कमी पाई जाती है शरीर में। ओके, और छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में वो घुलनशील होते हैं, वो घुलनशील परंतु नग्न आंखों से दृश्य होते हैं, निलंबन कहलाते हैं। जैसे हो गया नदी का गंदा जल, वायु में धुआं। ओके, निलंबन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और डिसलाइक करके यह जरूर बताएं कि आपने डिसलाइक क्यों किया। ओके, जय हिंद।